बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीक इंसाफ़ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला ये है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई। जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सज़ा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सज़ा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निज़ाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहाँ पे आइनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निज़ाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइज़ किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज़ कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग। तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को, इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। देखिए, गौर करें आप कि 5 तारीख दी है अब, और वो भी चीफ जस्टिस ने नहीं दी, चीफ जस्टिस के ऑफिस ने दी है लतीफ खोसा साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को, कि जनाब अब आप ईद से 2 दिन पहले आ जाइएगा। 7 को ईद है पाकिस्तान में गालिबन, तो 7 तारीख को पाकिस्तान में ईद है, तो जनाब आप आ जाइएगा ईद से 2 दिन पहले 5 तारीख को। और 5 तारीख को जब आप आएंगे तो फिर इमरान खान साहब का केस लग जाएगा। अब ये ऑफिस कह रहा है, चीफ जस्टिस नहीं कह रहा। मुमकिन है उस दिन चीफ जस्टिस छुट्टी पे चले जाएं। और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। अब इसमें जनाब साकिब बशीर साहब कहते हैं बैरिस्टर गौर और सरदार लतीफ खोसा के बकौल 5 जून को 190 मिलियन पाउंड सजा मुअत्तली केस मुकर्रर करने की यकीन दहानी कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑफिस के जानिब से करवाई गई। याद रहे कि 5 जून जुमेरात ईद से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का आखिरी वर्किंग डे होगा। अगर इस रोज नैब कुछ वक्त देने की इस्तदा कर दे तो उस रोज भी केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। यानी नैब वाले आए और आखिर कुछ भी ना कहें और आकर सिर्फ अदालत में खड़े होकर इतना कह दें जी थोड़ा हमें टाइम दे दें, 1 दिन का 2 दिन का, या चले हमें नेक्स्ट डेट आप दे दें, तो डबल बेंच ने तो उसके बाद बैठना ही नहीं है, तो डेट तो जाएगी लंबी। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई।
जिन्हें इजाज़त मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे। उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहाँ से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेस आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। अच्छा जनाब, अब साकिब बशीर साहब के बकौल अगर नैब थोड़ा सा टाइम मांग लेना, ऐसे ही कह दे जनाब हमें एक पेशी और दे दें आप, या हमें एक मौका दे दें, हम तैयारी करके आ जाते हैं, तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। और फिर इमरान खान साहब की ईद भी अंदर गुजर सकती है और उसके बाद वाला टाइम भी अंदर गुजर सकता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तों का या दिनों का नहीं सोच रहे। उनकी मुझे ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी लंबी है। ये तासुर हर थोड़े अरसे के बाद फैलाया जाता है जानबूझकर। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अदालतों के ऊपर से जिस वक्त दबाव खत्म हो गया इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त अदालतों में इंसाफ मिल गया उस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इंसाफ अदालतों में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्रोल को छोड़ने पे तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक बड़ी तहरीक खड़ी की जाए। अब ये क्या वो ये कर सकते हैं कि एक बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब खड़ी कर दें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी जो है वो इस तहरीक के लिए तैयार है। तो ये बात तो ठीक है कि महंगाई के हाथों पिसे हुए लोग हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। फिर जैसे उनका मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरीके से मुस्तरद शुदा शक्लें लाकर मुसल्लत की गई, तो लोग नाराज़ तो हैं। पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर एहतजाज होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत एहतजाज होता है। सिंध के अंदर आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। बलूचिस्तान में पूरी एक तब्दीली की वेव आई हुई है। आज़ाद कश्मीर वैसे ही इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें तो आपको समझ आ जानी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, बेशक वहां के हालात आप देख लें कि इस वक्त पूरे मुल्क में लावा पकड़ा है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक सियासी बारूद तैयार है जिसको एक चिंगारी लगने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली बनाती थी ना, वो ये बनाती थी कि चलो इस्लामाबाद की तरफ, तो वो अपनी एक मंजिल बना लेते थे। तो इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता था। सिंध की पुलिस की ड्यूटी लगती थी 2 से 3 मेन शाहराहों पे, तो वो चंद 100 पुलिस वाले मिलकर लोगों को रोक पाते थे। 2-2.5 हज़ार पुलिस वाले हो तो काम हो जाता है। उसके बाद जनाब पंजाब में जो पुलिस थी उनकी ड्यूटी लग जाती थी जीटी रोड पे, मुल्तान रोड पे और मोटरवे पे, और वो भी रोक लेते थे पंजाब से आने वाले जुलूसों को। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते थे उन्हें मोटरवे पे और सी पैक पे रोक लिया जाता था। जो कश्मीर से आना चाह रहे होते थे उन्हें भी एक जगह पे रोक लिया जाता था। तो इस वजह से इस्लामाबाद पहुंचने का जो एक पूरा अमल था वो तात्तुल का शिकार होता था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद नहीं पहुंच सकती थी, लोग वहां आ नहीं सकते थे। हुकूमत के पास जो वसाइल है वो कम होने के बावजूद वो उनको मौसर तरीके से इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पूरे मुल्क में ही एहतजाज शुरू हो जाए तो हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? इस पे जुनैद अकबर साहब से सहाफ़ी बात कर रहे थे। जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, एहतजाज के अंदर शामिल भी हुए। तो जुनैद अकबर साहब ने अब दावा किया कि गुज़िश्ता गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। पहले हम सारे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ जाते थे, अब सिर्फ इस्लामाबाद पर इन्हिसार नहीं करेंगे। हम मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बना सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर विलेज बना के और टेंट वगैरह लगा के हम वहाँ बैठ जाएं और लोग वहाँ पे बैठ जाएं और फिर एहतजाज करते रहें। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम दारुल हुकूमत को बंद कर देंगे इस्लामाबाद को, और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। यानी जो बलूचिस्तान के अवाम है वो बलूचिस्तान को बंद करेंगे, वहाँ दारुल हुकूमत में और सराउंडिंग में वो एहतजाज वहाँ पे करेंगे। और वहाँ तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो महारंग बलोच के साथ और ख़वातीन के साथ किया गया
जो सरदार अख्तर मेंगल के साथ हुआ, तो उसके बाद अगर बलूचिस्तान में एक बड़ी तहरीक शुरू होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सिंध के अंदर जो हालात है वो आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, हैदराबाद हो, हर तरफ अवाम रोजाना की बुनियादों पर अपनी मदद आपके तहत भी निकलती है और क़यादत के साथ भी निकलती है। और पंजाब में आलिया हमजा ने एक नई एहतजाज के अंदर रूह फूंकी हुई है, वो भी भाग दौड़ बहुत कर रही हैं। तो अगर ये सब इनकी अपने तरीक़ेकार के मुताबिक हुआ और कोई बड़े बड़े क्रैकडाउन्स ना हुए पाकिस्तान में, बड़े क्रैकडाउन से मतलब ये है कि आप मिलिट्री अवाम के घरों पे चढ़ा दें और लग जाए इसी काम पे, तो फिर तो सूरत हाल कुछ और हो सकती है। अब लोग हथियार तो उठा नहीं सकते लेकिन एहतजाज कर सकते हैं। इमरान खान साहब का नया हिकमत अमली है और इस नई हिकमत अमली के तहत वो पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं या इतनी कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या आवाम में है? देखिए, लोग तंग तो बहुत है, परेशान तो बहुत है। अब लोग रद्द-ए-अमल किस लेवल का देते हैं इसका अंदाजा आपको उस वक्त होगा जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अब बजट भी आ रहा है और देखें, ये बजट कोई इतना काबिल फख्र बजट नहीं है। ये बजट पाकिस्तान की हुकूमत खुद नहीं बना रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये IMF की मुशावरत से भी नहीं बन रहा, ये बजट IMF ही बना रही है और पाकिस्तानी हुकूमत मुशावरत में शामिल है। देखिए, 3 चीजें होती हैं ना, एक आप बजट खुद बनाते हैं, नंबर 2 आप बजट खुद बनाते हैं, IMF से आप मुशावरत कर लेते हैं जी इतना हम ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, और तीसरा स्टेज ये है कि IMF आपका बजट बना रहा है और आपसे मुशावरत कर रहा है कि यार देख लेना, ये हम करने लगे, ये भी हम करने लगे। तो अब औकात सिर्फ इतनी रह गई है कि IMF का बना बनाया बजट आपको मिलेगा, वो वर्चुअली आपके साथ ब्रीफिंग में इस वक्त शामिल है और वो आपका बजट बनाकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। महंगाई का एक बड़ा तूफान आने वाला है, पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो लेवी है उसको मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया, टैक्सेस को मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है और टैक्सों का सारा बोझ जो तनख्वाहदार तबका उसके ऊपर डाला जाएगा। एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूं, गुज़िश्ता 10 महीनों में जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, उनसे 437 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। 437 अरब, ये जो नॉर्मली जो उनसे रकम वसूल की जाती है तनख्वाहदार तबके से, उससे 52% जायद टैक्स वसूल किया गया है। एक तो महंगाई बढ़ गई, फिर तनख्वाहदार तबके से इजाफी टैक्स भी वसूल कर लिया। मेरा सवाल यह है कि जो लोग तनख्वाह लेकर अपने घर पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज में हैं, चाहे वो लोग सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, वो बताएं कि उनका घर कैसे चल रहा है। वो बताएं ना कि अब वो अपना घर कैसे चला रहे हैं। क्योंकि देखें, जब इतना बड़ा आपके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ गया है, 52% आप इजाफी पैसा दे रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है और आपकी तनख्वाह के अंदर इजाफा पीनट के तौर पे होता है, 10% हो गया, 15% हो गया, बाद का नहीं भी होता, तो फिर आप कहां जाएंगे? आप कैसे गुजारा करेंगे? यह है तनख्वाहदार तबके की हालत। जबकि हुकूमत जो ताजर दोस्त स्कीम लेकर आई थी कि जब ताजरों से हम टैक्स लेंगे, उसके नतीजे में इन्होंने जो दावा किया था वो ये था कि हम 50 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे। एक तो हदफ ही बहुत छोटा रखा था, 200 अरब कम से कम इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा जी ताजर दोस्त इकदाम हम कर रहे हैं और इसके नतीजे में हम 50 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे। और हैरत वाली बात यह है कि 30 से 35 लाख रुपए सिर्फ इकट्ठा कर सके। एक तरफ जो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि उसको काबू करना आसान है ना, उसके पैसे बैंक में आते हैं, वहां से खुद ही काट लेते हैं, वो मजबूर है बेचारा, उसके पैसे आते हैं बैंक के अंदर, ये बैंक में से ही काट के निकल जाते हैं। कितना मजबूर है तनख्वाहदार आदमी, वो रोक ही नहीं सकता, इनके आगे इनको चैलेंज ही नहीं कर सकता। ये उसके अकाउंट के अंदर से 437 अरब रुपया निकाल कर ले गए और वो कुछ नहीं कह सका। ये तनख्वाहदार तबका है। और जो ताजर है जिसके साथ ये नहीं कर सकते, उससे 50 अरब रुपया इकट्ठा करना था, तो 30 से 35 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। और 30 से 35 लाख रुपया तो एक ताजर खैरात दे देता है भाई। पाकिस्तान में ताजर इतने तगड़े हैं कि एक एक ताजर जो है वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपया तो खैरात दे देता है। तो हुकूमत को तो खैरात भी नहीं मिली, कख नहीं मिला। और ये खबर जो है, ये जनाब जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई है, ये शहबाज राणा साहब का दावा है और उन्होंने ये खबर दी है। ये डाटा उनकी जानिब से सामने आया था, तो जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये हुआ। अब IMF पाकिस्तान का बजट बना रही है और वो फैसला करेगी कि किसको क्या मिलेगा। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, उन्हें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जितना लंबा करते जाएंगे उतना ज्यादा जो अदालत के अंदर एक ड्रामा चल रहा है वो बेनकाब होता जाएगा। वजह यह है कि हर कमेंट में,
हर दलील में, हर चीज में मुश्किल बढ़ती जाएगी। अगर नाइंसाफी करनी है तो बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा टाइम डिले करेंगे उतना ज्यादा लोगों के सामने सच्चाई और हकीकत आती चली जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। दूसरा, कुछ सहाफियों के बकौल एक और भी प्रॉब्लम है कि एक जज साहब है, उन्होंने हज पे जाना है, तो अब वो हज पे चले गए तो उनके जाने से पहले ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हज पे चले गए तो उन्हें कहीं हदायत ही ना मिल जाए, और अगर उन्हें हदायत नसीब हो गई तो फिर वो वापस आकर इंसाफ के साथ फैसला ना कर दें। लिहाजा उनके जाने से पहले पहले ये फैसला करने की तैयारी की जा रही है। वैसे एक आधे जज से फर्क तो नहीं पड़ता, अब तो इनके पास बहुत सारे ऐसे जज हैं जो इनकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। अदालतों ने इस मुल्क में क्या इंसाफ देना है? वो एक छोटी बच्ची है शहरयार बानो, उसके घर की बिजली 7 दिन से बंद की हुई है। वजह सारे ही जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एक तो वो माइनर है, उसे पकड़ के गिरफ्तार कर नहीं सकते। पिछले दिनों उसकी वालदा को गिरफ्तार कर लिया था, कभी छापे मारते हैं। अब उसकी बेचारी की घर की बिजली 7 दिन से बंद की हुई है। वो सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना पोस्ट डालती है कि ज्यादती हो रही है, कोई अदालत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। नादरीन, नरेंद्र मोदी के जो स्टेटमेंट हैं वो अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी भी दी है कि खाओ पियो, रोटी खाओ, अपनी जिंदगी गुजारो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब नरेंद्र मोदी इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा? फ्रस्ट्रेशन है, शिकस्त का गुस्सा है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है या जो राफेल तैयारों के साथ हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए इस शिकस्त को हजम करना बहुत मुश्किल है। बहुत दबाव है इंडिया में उनके ऊपर, और वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन हो या कहीं पे भी हो, वहां पे बहुत जोर शोर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी एक और हमला करने की बेवकूफ़ी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर? यस ही कैन, वो ये कर सकता है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा फाशिस्ट आदमी है उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं और वो अटैक कर सकता है। पहले उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, पाकिस्तानी फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खतरनाक आदमी है, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यह बताना पड़ेगा। इस वक्त भारत ने अपनी तैयारी कर ली है, वो आलमी महाज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी टीमें भिजवा के दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वफद अभी तक गया ही नहीं। पता चला है कि बिलावल जरदारी 30 मई को अमेरिका रवाना होगा। बिलावल जरदारी का जो वफद है वो 30 मई को अमेरिका जाएगा। अब वो 30 मई को जाएंगे, फिर किससे मिलेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जो खारजी ताल्लुकात होते हैं या महाज होता है, इसमें आपने पहले अप्रोच करना होता है। जो पहले अप्रोच करता है उसकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है, वो अपना मुकदमा बिल्ड कर लेता है। आप जब दोबारा जाते हैं या पीछे से जाते हैं तो जो सामने वाला बैठा हुआ है उसको डील करना और कायल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे आर्गुमेंट उसके पास पहले से मौजूद होते हैं। तो यहां पे आपको जो है वो पहले जाके स्ट्राइक करना होता है खारजी महाज में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इसमें लेट है, और पाकिस्तान को ये आइडिया तब आया जब इंडिया ने अपनी एक टीम बनाकर पूरी दुनिया में रवाना कर दी, और उस टीम ने अपना काम दिखा भी दिया। और अब बिलावल साहब अभी भी नहीं जा रहे, आज 27 तारीख है और वो 30 तारीख को अमेरिका रवाना होंगे। मोदी की धमकियां भी साथ साथ जारी हैं, ये आपके सामने है, मैंने आपको बता भी दिया। नादरीन, एक और खबर है, और ये खबर सऊदी अरब से है। एक खबर फैलाई गई और ये जानबूझकर फैलाई गई, और कुछ लोगों ने बड़ा दावा किया था, बल्कि कुछ जगह पे ये खबरें छप भी गई कि सऊदी अरब में शराब को जो है वो इजाजत दी जा रही है कि वहां पे जनाब शराब अब बेची जा सकेगी या शराब लोग पी सकेंगे। इस किस्म की ये खबर आई थी, लेकिन ये खबर झूठी है और बेबुनियाद है, क्योंकि सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सऊदी अरब के अंदर शराब पीने की, शराब बेचने की, इस चीज़ की हम इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ मुकद्दस मकामात हैं, उनका पूरा एहतराम है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस बारे में कुछ आवाज़ उठ रही थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ इकदाम किए थे मादी में, जैसे ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना या और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सऊदी अरब में, जिनके बाद पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अंदर एक बेचैनी आई थी। लेकिन ये जो शराब वाली खबर थी, इससे बड़ा रोला पड़ गया था। लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यह बताया है कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी जा रही, तो आप सारे खातिर जमा रखें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता, अगर आप चंद महीनों की कारकर्दगी देखें, तो चाहे वो ईरान वाला मामला हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया वाला मामला हो, चाहे यूक्रेन और अमेरिका वाला मामला हो, चाहे मिडिल ईस्ट के बाकी मामला हो या शाम वाला मामला हो, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मोहम्मद बिन सलमान एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं इस पूरे रीजन में, और अब वो अमेरिका और यूक्रेन की सालिसी के बीच में भी एक रोल प्ले कर चुके हैं। तो अब उम्मीद उनसे ये की जा रही है कि जो एक फ़लस्तीनियों वाला मामला है
उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। हालांकि जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है या जो इसराइल के प्लान में है, वो बड़ा खौफनाक मंसूबा है कि यहां से हमेशा के लिए फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए, गाजा से भी निकाल दिया जाए। एक इंतहाई अफसोसनाक चीज होगी अगर ऐसा हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म होगा। तो इसको रोकने के लिए अरब ममालिक को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी आज की सूरत भी यह है कि 83 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, स्कूल के ऊपर बमबारी की गई और वहां पे जो बच्चे मौजूद थे वो जलकर शहीद हो गए। और ये लगातार हो रहा है, पूरी दुनिया आंसू बहा रही है, परेशान है, लेकिन कोई इस जुल्म को रोक नहीं पा रहा। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।